हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 2 चिल्ड्रंस एंड वीमेंस इन स्पोर्ट्स, जो कि नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल होने वाला है। अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। नेक्स्ट है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इसके अंदर आते हैं नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस और इनके करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट है वीमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। नेक्स्ट है स्पेशल कंसिडरेशन, मेनार्की एंड मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन। लास्ट है फीमेल एथलीट ट्रेड्स, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो ये टॉपिक थे जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। दोस्तों, लोगों की एज के बेसिस पर इसको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इन्फेंट्स 1 ईयर, टॉडलर्स 1 to 2 ईयर्स एज वालों के लिए। फिर है चिल्ड्रंस 3 to 4 ईयर्स वालों के लिए। फिर है चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट 5 to 17 ईयर्स। फिर है एडल्ट 18 to 64 ईयर्स। उसके बाद लास्ट आता है ओल्डर एडल्ट 65 एंड एबव। फर्स्ट टॉपिक है इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर। दोस्तों, इस एज में बच्चों को सबसे ज़्यादा फ्लोर बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए, जैसे क्रॉलिंग, रोलिंग, पुलिंग, पुशिंग। बच्चों को टॉयज के साथ खेलने देना चाहिए और टॉयज ऐसे होने चाहिए जो शार्प ना हो और छोटे ना हो। और बच्चों को एक ओपन ब्राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि बच्चे चीज़ों को आसानी से देख सकें और समझ सकें। और बच्चे जहाँ पे खेल रहे हैं वहाँ या तो आप मैट बिछा सकते हैं या उस एरिया को एकदम क्लीन कर सकते हैं और चेक कर लें उस एरिया में कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो जिससे कि बच्चों को चोट लगने का डर हो। बच्चों का जो फ्री टाइम होता है, आप उसमें बच्चों को कोई स्टोरी सुना सकते हैं या उन्हें कोई बुक पढ़कर सुना सकते हैं। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उनकी नींद। तो जो 0 से 3 मंथ्स के हैं उनके लिए 14 to 17 आवर्स की नींद जरूरी है। और जो 4 to 11 मंथ्स के हैं उन्हें 12 to 16 आवर्स की नींद जरूरी है। इसमें नैप्स भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉडलर्स 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों, इस एज में ज़्यादातर बच्चों को फंडामेंटल एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, जिससे कि उनकी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके। और जो 1 साल तक के बच्चे हैं उन्हें स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देखा। आजकल देखा गया है पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या टीवी के सामने बिठा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो 2 साल तक के बच्चे हैं, आप उन्हें 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं और उसमें ऐसा कंटेंट दिखाएं जिससे कि उनका कुछ डेवलपमेंट हो सके। और जो बच्चों का फ्री टाइम होता है, आप उन्हें कोई स्टोरी सुना सकते हैं या उनके साथ पजल गेम्स खेल सकते हैं जिससे कि उनकी ब्रेन पावर बढ़ सके। और सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए नींद। बच्चों को 11 से 14 घंटे तक सोने देना चाहिए जिससे कि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। थर्ड टॉपिक है चिल्ड्रंस। इनकी एज 3 से 4 साल होती है। दोस्तों, इस एज में बच्चों को कम से कम 3 घंटे डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जिसमें से कि 1 घंटे मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इंटेंसिटी होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए, जैसे कि वॉल क्लाइंबिंग, बाइसिकल राइडिंग, चेजिंग गेम्स और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो आप उन्हें खिला सकते हैं। जो सेडेंटरी टाइम है बच्चों का वो 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो स्लीपिंग टाइम है वो 10 से 13 घंटे का होना चाहिए। बच्चों को आप एंगेज कर सकते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, ड्राइंग में, या आप उन्हें कोई कहानी सुना सकते हैं। फोर्थ है चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट 5 to 17 ईयर्स। दोस्तों, इस एज में बच्चों को जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोग्रेसिव मैनर में कराई जानी चाहिए, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चों को सरल एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद हार्ड की तरफ बढ़ें। बच्चों को वीक में कम से कम 3 दिन विगरस इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए या मसल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए जिससे कि बच्चों की बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। बच्चों को अपना स्क्रीन टाइम एकदम लिमिट में रखना चाहिए। वो कम से कम मोबाइल या टीवी देखें। देयर शुड बी अ प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी टाइम इन बिटवीन द एक्टिविटीज़। और जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं विगरस एक्टिविटीज़, उनके साथ उनके बीच में प्रॉपर रिकवरी का टाइम होना चाहिए। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? कोई भी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है। मतलब वो कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है एडल्ट्स
18 टू 64 ईयर्स ऑफ एज। तो सबसे पहले है मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटीज होंगी वो मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी की होंगी और वो ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले उन्हें सिंपल एक्टिविटीज कराओ उसके बाद हार्ड की तरफ बढ़ो। और जो एक्टिविटीज हैं वो 150 टू 300 मिनट्स पर वीक विद मॉडरेट इंटेंसिटी से होनी चाहिए और 75 टू 150 मिनट्स पर वीक विद विगरस इंटेंसिटी से होनी चाहिए। इसमें हम दोनों प्रकार की एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि जो मसल्स को डेवलप कर सकें और एरोबिक कैपेसिटी को भी डेवलप कर सकें। इसमें हम कोई भी गेम्स खेल सकते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, फुटबॉल, स्विमिंग, कोई भी प्रकार की एक्टिविटीज कर सकते हैं। लास्ट है ओल्डर एडल्ट 65 एंड एबव। जो एडल्ट्स हैं और ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी एक्टिविटीज लगभग सेम है। इसमें भी सेम वही मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल कैपेसिटी। और जो एक्टिविटीज हैं वो 150 टू 300 मिनट्स पर वीक विद मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए और 75 टू 150 मिनट्स पर वीक विगरस इंटेंसिटी की एक्टिविटीज होनी चाहिए। इसमें इसमें भी सेम वही मस्कुलर एक्टिविटीज करनी है और एरोबिक एक्टिविटीज करनी है। कौन कौन सी एक्सरसाइज दी है, रनिंग दी है, वेट ट्रेनिंग दी है, साइकिलिंग दी है, स्विमिंग दी है। और लास्ट है रिकमेंडेशन शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, ये मेन पॉइंट है। जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो उस हिसाब से उन्हें एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए उनकी एज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है इस चैप्टर के कंटेंट का दूसरा टॉपिक, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इसमें सबसे पहला है नौकनी। नौकनी का साइंटिफिक नेम है जेनु वेलगम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना, ये ज़्यादातर एक एक नंबर में आता है। अब नौकनी क्या होता है? नौकनी एक टाइप की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारे नी आपस में स्ट्राइक करते हैं और हमारे फीट और एंकल दूर दूर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है ओबेसिटी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। अब एक और कारण आता है अगर हम अर्ली एज में बच्चों को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हमारी मसल्स और बोन्स वो वीक रहती हैं। अगर हम उन्हें चलाते हैं तो हमारी बॉडी का लोड नहीं ले पाती हैं और वो बैंड हो जाती हैं। अब आता है करेक्टिव मेजर्स या रेमेडीज। सबसे पहले तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स। आजकल बहुत सारे कैलिपर्स आते हैं जो पैरों में लगा दिए जाते हैं, जिससे हमें उन्हें करेक्ट करने में हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट है परफॉर्म गौमुखासन और पद्मासना रेगुलरली। अगर हम गौमुखासन और पद्मासना रेगुलरली करेंगे तो हमें इसे करेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। सेकंड है बोलेक्स या जैनुवेरम। बोलेक्स क्या होते हैं? ये भी एक टाइप की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें जो नी होते हैं वो आउटवर्ड कर्वेचर बना लेते हैं एक बो की तरह। अब इसके कॉज एग्जैक्टली सेम है जैसे कि नौकनी के होते हैं, लेक ऑफ बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, फोर्सिंग बेबीज टू वॉक अर्ली। अब इसके करेक्टिव मेजर्स या रेमेडीज हैं। सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेनी है, परफॉर्म अर्ध मत्स्येंद्रासन, गरुड़ासन एंड चक्रासन ऑन डेली बेसिस। अब नेक्स्ट है विटामिन डी एंड कैल्शियम शुड बी टेकन इन प्रॉपर अमाउंट। थर्ड है फ्लैट फुट या पीस प्लानस। ये भी एक टाइप की पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। इसमें क्या होता है, जो फुट के नीचे का आर्क होता है वो फ्लैट हो जाता है या जो नॉर्मल आर्क होना चाहिए उससे कम हो जाता है। इसके कारण है सबसे पहले वीक मसल्स। नेक्स्ट है इंक्रीज द बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो फुट की मसल्स हैं उन पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और वो फ्लैट हो जाएंगी। यूज इम्प्रॉपर शूज। अगर हम इम्प्रॉपर शूज पहनेंगे उसके कारण हो सकता है कैरिंग हैवी वेट फॉर लॉन्गर पीरियड। अब इसके करेक्टिव मेजर्स हैं वॉक एंड जंप ऑन टोज, वॉकिंग ऑन हील्स, skip on rope, walk barefooted on sand, perform stretching exercises। नेक्स्ट है राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स एक ऐसी कंडीशन होती है बॉडी जिसमें हमारे जो शोल्डर्स हैं वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं नॉर्मल अलाइनमेंट से बॉडी के से, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब इसके कारण है ड्यू टू हेरिडिटी, बाय वियरिंग वेरी टाइट क्लोथ्स, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण राउंड शोल्डर हो सकता है। फिर है सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग इन बेंड पोस्चर। अगर हम कंधे झुकाकर या शोल्डर बेंड करके काफ़ी समय तक बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे या चलेंगे तो हमें राउंड शोल्डर हो सकता है। और नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स। इसके लिए हमें करेक्ट करने के लिए चक्रासना और धनुरासना को डेली करना है
स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर्स, हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है शोल्डर मसल की और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है चेस्ट मसल्स की। नेक्स्ट है काइफोसिस, हंचबैक या राउंड अपर बैक। एक ऐसी कंडीशन होती है स्पाइन की जिसमें जो हमारा अपर एरिया होता है स्पाइन का वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है या उसका जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, ये काइफोसिस वाली स्पाइन है, ये नॉर्मल स्पाइन है। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉमन होती है ओल्डर वुमेन्स में, बुढ़ी औरतों में ज़्यादातर कॉमन होती है। इसके कारण है ड्यू टू मालन्यूट्रिशन, वीकनेस इन मसल्स एंड डिजीज, हेरिडिटी, कैरिंग हैवी लोड्स। जब अगर हम लंबे समय तक काफ़ी हैवी लोड लेके चलेंगे तो हमें काइफोसिस हो सकता है। अब इसके करेक्टिव मेजर्स हैं, परफॉर्म योगासना लाइक धनुरासना, चक्रासना एंड भुजंगासना ऑन डेली बेसिस। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है बैक मसल्स की और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है चेस्ट मसल्स की। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस या स्वे बैक। एक ऐसी कंडीशन होती है स्पाइन की जिसमें जो लंबर रीजन होता है स्पाइन का वो आगे की तरफ और ज़्यादा कर्व बना लेता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया। ये नॉर्मल स्पाइन है, ये लंबर रीजन है, और ये लॉर्डोसिस की स्पाइन है जिसमें ये जो कर्व है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसके कॉजेज हैं इम्बेलेंस डाइट, डिजीज ऑफ स्पाइनल मसल्स, ओबेसिटी, ओवर फूड ईटिंग। और इसके करेक्टिव मेजर्स हैं, हमें हलासना और धनुरासना डेली परफॉर्म करना है, सिटअप्स को रेगुलरली परफॉर्म करना है और टो टचिंग को रेगुलरली परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस। एक ऐसी पोजीशन या ऐसी डिफॉर्मिटी होती है हमारी स्पाइन की जिसमें हमारी स्पाइन साइडवर्ड टिल्ट या बेंड हो जाती है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये स्कोलियोसिस वाली स्पाइन है, ये नॉर्मल स्पाइन है। ये दो टाइप की होती है, सी टाइप की। सी टाइप की में हमारी स्पाइन ऐसे सी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसे। ठीक है, एक ही तरफ बेंड हो जाती है, लेकिन एस टाइप में ये दोनों तरफ साइडवर्ड बेंड हो जाती है ऐसे, एस का शेप बना लेती है। और इसके कॉजेज बाई बर्थ हो सकती है, डिफरेंस इन द लेग लेंथ, अगर हमारे पैरों की लेंथ में डिफरेंस है तो हमारी स्पाइन एक तरफ झुक जाएगी और वो स्कोलियोसिस का रूप ले लेगी। नेक्स्ट है रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, अगर हम काफी समय तक गलत पोस्चर से खड़े रहते हैं तो स्कोलियोसिस हो सकता है। लिफ्टिंग वेट फ्रॉम वन साइड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर हम एक ही कंधे पर बार बार वेट कैरी करते हैं तो हमें स्कोलियोसिस हो सकता है। इसके करेक्टिव मेजर्स हैं हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार, हमें डेली हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना है। ब्रेस्ट स्ट्रोकिंग स्विमिंग, हमें ब्रेस्ट स्ट्रोक करनी है स्विमिंग में। और साइडवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज, और जिस तरफ हमारी जो बैक है वो बेंड हो रही है उसके अपोजिट में हमें बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है वीमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट। सबसे पहले बात करते हैं वीमेंस पार्टिसिपेशन की स्पोर्ट्स में। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें ओलंपिक्स की, तो जो वीमेंस के लिए सबसे पहले ओलंपिक्स शुरू हुए थे वो हुए थे 1900 में पेरिस में। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए सबसे पहले मेडल लेने वाली लेडी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो मेडल लेके आई थी सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में। उसके बाद सन 2012 में साइना नेहवाल लेके आई थी। उसके बाद मैरी कॉम, उसके बाद पीवी सिंधु, उसके बाद साक्षी मलिक, और भी ऐसी कई लेडी हुई हैं जो इंडिया के लिए मेडल लेके आई हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो वीमेंस का पार्टिसिपेशन है वो स्पोर्ट्स में बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल बेनिफिट्स की। अगर वीमेंस रेगुलरली या कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उन्हें क्या फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं? तो सबसे पहला है इंक्रीज बोन डेंसिटी। अगर वीमेंस रेगुलरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो इनकी मसल या बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस द चांसेस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। अगर वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करेंगी स्पोर्ट्स में तो उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज होने का खतरा कम होगा। मेक मसल स्ट्रॉन्गर एंड टोन्ड। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं और टोन बनती हैं, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग होने में और मदद मिलती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओबेसिटी। अगर वीमेन रेगुलरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो ये ओबेसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ। अगर वीमेंस रेगुलरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो ये जो कैपिलरीज हैं उन्हें बढ़ाता है, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और हमारी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अगर वीमेंस एथलीट रेगुलरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। अगर रेगुलरली वीमेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डोपामिन। नेक्स्ट है कंट्रोल इमोशंस। वीमेंस एथलीट अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो ये इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि हार के इमोशंस अलग होते हैं, जीत के इमोशंस अलग होते हैं,
तो वहां से वो क्या सीखती हैं, इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जैसे अगर हम जीतते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हारते हैं तो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इस तरह से वीमेंस एथलीट्स के साथ भी यही होता है। ठीक है, ये इनहेंस सेल्फ एस्टीम, उनकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। स्पोर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे टीम गेम होते हैं, उनका एक कैप्टन होता है। तो वहां से वीमेंस एथलीट क्या लीडरशिप की क्वालिटी सीखती हैं। और नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट्स। अब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के कुछ सोशल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे टीम गेम्स होते हैं, तो वीमेंस एथलीट्स इन टीम गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहाँ से उन्हें कोऑर्डिनेशन सीखने को मिलता है। वहाँ से उन्हें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है जीतने के लिए, तो वहाँ से वो कोऑर्डिनेशन सीखती है। अब नेक्स्ट है मोर ओपन टूवर्ड्स द सोसाइटी। अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो सोसाइटी के सामने ज़्यादा खुल के बातें कर सकी, अपनी बात रख सकती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। टीम गेम्स या स्पोर्ट्स में सबसे मेन होता है कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो वहाँ से उन्हें कम्युनिकेशन सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप। अगर वीमेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो अपने स्टेट में खेलती हैं या अपने टीम में खेलती हैं या दूसरे देश में जाती हैं खेलने के लिए, तो वहाँ से उन्हें आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है या उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। टीम गेम या स्पोर्ट्स में कोऑपरेशन सबसे जरूरी होता है, तो वहाँ से जो वीमेंस एथलीट हैं वो कोऑपरेशन सीखती हैं। फिर वहाँ से वो अपनी सोसाइटी को भी कोऑपरेट करती हैं या सोसाइटी वाले लोग उन्हें कोऑपरेट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन। इसके अंदर दो टॉपिक हैं, मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। तो मेंस्ट्रुएशन होती है कोई भी वीमेन अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, रिप्रोडक्टिव फेज होता है 11 से 50 साल, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ ब्लड शेड करती है, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है बहुत ही पेनफुल होती है और इसकी जो पूरी साइकिल होती है वो 21 से 35 दिन की होती है। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है किसी भी वीमेन को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। ठीक है, अब आते हैं मीनार क्या होता है। मीनार होता है बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ ए यंग गर्ल। ये यूजुअली होती है 11 से 12 साल पर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन। इसे बोलते हैं इरेगुलर कंडीशन ऑफ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई भी वीमेन है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 21 से 28 दिन तक की होती है नॉर्मली। ये ज़्यादा से ज़्यादा 21 से 35 दिन तक पहुंच जाती है। अगर ये किसी कारणवश डिस्टर्ब या स्टॉप हो जाती है तो उसे मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल एथलीट ट्रायड्स। इसमें हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक स्केलेटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती है, उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके कारण है बैड ईटिंग हैबिट्स, लो कैल्शियम इनटेक, ईटिंग डिसऑर्डर्स और एमेनोरिया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एमेनोरिया। एमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी रिप्रोडक्टिव फेज की वीमेन में रिप्रोडक्टिव साइकिल या तो स्टार्ट ही नहीं होती या स्टॉप हो जाती है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए। दोस्तों इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया वो कंडीशन होती है जिसमें किसी भी रिप्रोडक्टिव फेज की वीमेन में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट ही नहीं होती। सेकेंडरी एमेनोरिया वो कंडीशन होती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट तो होती है लेकिन वो बाद में स्टॉप हो जाती है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए। इसके कुछ कॉजेज हैं, सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा है हार्मोनल चेंजेस, तीसरा है बैड ईटिंग हैबिट्स, चौथा है इंटेंसिव एक्सरसाइजेस। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल एथलीट है वो खाने और डाइट को लेकर बहुत परेशान होती है। ठीक है, वो हमेशा डाइटिंग के बारे में सोचती रहती है और इसके चलते वो हमेशा फूड को अवॉइड करती रहती है। वो वास्तव में तो होती बहुत पतली है लेकिन वो अपने बारे में सोचती है कि मैं बहुत मोटी हूँ, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो और ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी या मेरी जो बॉडी की शेप है वो खराब हो जाएगी, इसलिए वो खाने को बार बार अवॉइड करती रहती है, जिसके कारण उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो पूरी तरह डिटोरिएट हो जाती है। दोस्तों सेकंड पार्ट है बुलिमिया नर्वोसा।
बुलीमिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल एथलीट होती है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में फूड को कंज्यूम कर लेती है, बाद में उसे वोमिटिंग के द्वारा निकाल देती है, जिससे कि उसका वेट गेन ना हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेकंड यूनिट खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।